एक समय की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में मंगलू अपनी पत्नी कावेरी और अपनी बेटी मालती के साथ रहा करता था। मंगलू अपने परिवार से बहुत प्यार किया करता था और वो अपने परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। मंगलू अपने बड़े बुजुर्गों के खेत में काम किया करता था। मंगलू और कावेरी अपनी इकलौती बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। देखो कावेरी, मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। आखिरकार हमारी इकलौती बेटी है, कुछ समय तक ही ये हमारे पास है, फिर तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। इसीलिए हमें अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। आज तो मैंने मालती को रोते हुए देख लिया है, लेकिन आज के बाद मैं मालती को रोते हुए ना देखूं। उसे जो कुछ भी चाहिए तुम उसे दिलवा दिया करो। हम दोनों अपनी इकलौती बेटी के लिए ही कमा रहे हैं। ठीक है, जो भी मालती बोलेगी मैं उसे दिलवा दूंगी। आपको तो पता ही है कि उसको गाउन पहनने का बहुत शौक हो गया है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ यह सिर्फ गाउन के लिए जिद करती है। अब आप ही बताइए, रोज रोज गाउन पहनना अच्छा थोड़ी ना है। अरे कोई बात नहीं कावेरी, हमारे बचपन में हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की ख्वाहिशें अधूरी रह जाए। थैंक यू पापा। जैसे जैसे मालती बड़ी हो रही थी उसकी ख्वाहिशें और भी बढ़ती जा रही थी। कावेरी और मंगलू अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी किया करते और कभी भी मालती को किसी चीज के लिए निराश नहीं करते। धीरे धीरे करके मालती का शौक गाउन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो हमेशा नई नई गाउन पहनकर कभी ट्यूशन के लिए जाती, कभी खेलने के लिए जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कावेरी स्कूल से मालती को लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में मालती फुटपाथ पर एक गाउन बेचने वाले को देखती है, जिसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे गाउन थे। लेकिन मालती को काले रंग का गाउन ही पसंद आता है और वो अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मम्मी, मुझे ये काले वाला गाउन बहुत पसंद आ रहा है। आप मुझे ये काला वाला गाउन दिलवा दीजिए ना। इसके बाद मैं कोई भी गाउन नहीं मांगूंगी, जो आप बोलेंगी मैं वही करूँगी। मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी, बस मुझे आप ये काला वाला गाउन दिलवा दो। मालती, ये काला वाला गाउन तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा रंग बिरंगी कपड़े पहनने चाहिए। इससे हमारी जिंदगी भी रंग बिरंगी और खुशहाल रहती है। तुमने देखा है, आज तक मैंने तुम्हें कोई काले रंग के कपड़े पहनाए हैं? क्योंकि काला रंग बुराई की पहचान होती है। इसलिए तुम कोई और गाउन ले लो, लेकिन काला वाला नहीं। मम्मी नहीं, मुझे तो काला वाला ही गाउन पसंद आ रहा है। बाकी रंग के गाउन तो मेरे पास है, प्लीज मम्मी दिलवा दीजिए ना। मालती अपनी माँ के सामने बहुत जिद करती है। मालती की जिद के कारण कावेरी को वो गाउन खरीदना पड़ता है। कावेरी को उस गाउन के अंदर से डरावनी डरावनी आवाज आती है, लेकिन फिर भी वो इसको अपना भ्रम समझकर जाने देती है। जैसे ही कावेरी उस गाउन को चेक करवाने के लिए हाथ लगाती है, उस गाउन में से करंट आने लगता है। ये देखकर वो दूर हो जाती है और बोलती है, अरे बहन, इस गाउन में से करंट क्यों आ रहा है? अरे मैडम, क्या मजाक करती है? भला गाउन के अंदर से कोई करंट आता है क्या? अरे मैडम, आप खुद इसे छू कर देख सकते हैं, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। अरे आप लोगों के बहाने हैं, जब खरीदना नहीं होता है तो ऐसे ही लोग बहाने मारते हैं। लो, मैंने भी छू कर देख लिया, मुझे कोई करंट नहीं लगा है। भला आपको कैसे लगेगा? ठीक है, पैक कर दो, शायद मेरा ही कोई वहम होगा। कावेरी गाउन को पैक करवा कर घर जाने लगती है। कभी रास्ते में उसे तेज गाड़ी आती हुई नजर आती है और कावेरी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। कावेरी बहुत ज्यादा डर जाती है। जैसे तैसे वो मालती के साथ घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद जैसे ही कावेरी गाउन को लेकर अपने घर में जाती है, उसके घर में लगे हुए फोटो फ्रेम अचानक से अपने आप गिर जाते हैं। ऐसी आवाज सुनकर मालती डर के मारे अपनी मम्मी से चिपक जाती है। मम्मी, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कोई भूत हमारे घर में है। अरे नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा की वजह से फोटो फ्रेम गिर गए होंगे। तुम लोग डरो मत, अंदर चलो। ऐसी अनहोनी देखकर कावेरी और डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो हौसला दिखाती है और मालती को अंदर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। आए दिन घर में कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता है। एक दिन सुबह के समय में कावेरी अपने घर के सभी काम कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि आज स्कूल के लिए मालती अभी तक नहीं उठी है। इसलिए कावेरी मालती को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। तभी कावेरी देखती है कि मालती का बेड हवा में उड़ रहा है। ये देखकर मालती बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर मालती उठ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चीख रही है? कहीं कोई भूत वो देख लिया क्या आपने? अचानक बेड जमीन पर कैसे आ गया? क्या हुआ माँ, बेड जमीन पर ही तो है। कावेरी मालती को कुछ भी नहीं बताती है ताकि वो डर न जाए। कावेरी मन ही मन बहुत डर जाती है। वो जैसे तैसे अपने घर के काम खत्म करने लगती है। मालती भी स्कूल चली जाती है। कावेरी को समझ नहीं आता कि वो अपने पति को कैसे ये बताए, क्योंकि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा।
इसीलिए वो अपने शक को पक्का करने के लिए दोबारा से मालती के कमरे में जाती है। तभी कावेरी देखती है कि वो गाउन जादू से अपने रंग बदल रहा है। कावेरी ये देखकर जल्दी से गेट को बंद कर देती है और भागते हुए अपने पति के पास जाती है और बोलती है, अजी सुनते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्यों बात है और तुम इतना खौफ क्यों रही हो? मैं जो गाउन बाजार से लेकर आई थी वो कोई मामूली गाउन नहीं है, बल्कि कोई भूतिया गाउन है। वो कुछ अजीब अजीब करता है। कल मैंने देखा कि मालती का बेड अपने आप हवा में उड़ रहा था और अभी मैं देख कर आ रही हूँ वो गाउन खुद ब खुद अपना रंग बदल रहा है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं तुम्हें कोई वहम तो नहीं हो गया? जब भी मैं कहता हूँ कि पूरा दिन फोन पर भूत वाली वेब सीरीज मत देखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो। देख लिया उसका नतीजा। चलो जाओ, तुम जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगी। अरे आप तो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं कर रहे। मैं आपसे सच कह रही हूँ, जैसा मैंने देखा मैंने आपको वही बताया। आप मेरी बातों का विश्वास तो कीजिए। कावेरी अपने पति को सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं इन सबका पता लगाता हूँ। चलो मेरे साथ मालती के कमरे में। कावेरी और मंगलू दोनों मालती के कमरे में जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं गाउन अपने आप गोल गोल घूम रहा है और साथ में कमरे की कुछ चीजें हवा में उड़ रही है। गाउन के अंदर से डरावनी डरावनी आवाज आ रही है। ये देखकर कावेरी और मंगलू डर जाते हैं और मंगलू कावेरी को जल्दी से घर के बाहर ले आता है। तभी मंगलू बोलता है, कावेरी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ गांव से बाहर एक तांत्रिक बाबा बैठते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए, वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। कावेरी और मंगलू दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, उन्हें अपनी सारी कहानी बताते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अच्छा तो तुम जिस गाउन की बात कर रही हो, मैं उस गाउन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो गाउन कोई मामूली गाउन नहीं है, बल्कि भूतिया गाउन है। कई सालों पहले की बात है। इसी गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि रियांश नाम के लड़के से प्यार करती थी। परंतु समाज और घर वालों की दखलंदाजी के कारण उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, जिस कारण से सिंड्रेला ने अपना फेवरेट कलर का गाउन पहनकर पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तभी सिंड्रेला को इतना सुंदर गाउन पहने देख एक औरत ने उसे मामूली वस्त्र पहनाकर लटका दिया और उसकी गाउन ले ली और तुम्हें उसे बेच दी। ये वही सिंड्रेला का फेवरेट गाउन है, इसीलिए ये गाउन डरावनी है और इस गाउन के अंदर सिंड्रेला की आत्मा है। वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर उस गाउन को जला दिया जाए तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। गाउन को जलाने के बाद हमें एक हवन कराना होगा, जिसके बाद तुम्हारे घर में पहले की तरह सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन बाबा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और फिर वो गाउन हमारे घर में क्यों आया? देखो कावेरी बेटा, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका असली नाम महेश्वरी है। अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया, उसके घर वालों को कैसे भड़काया, उसकी शादी नहीं होने दी और उसकी जिंदगी बर्बाद की। तो जिस प्रकार तुमने महेश्वरी के साथ करा, उसी प्रकार से वो तुमसे बदला ले रही है। अब तुम्हारी बेटी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, नहीं तो कुछ समय बाद वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। तांत्रिक बाबा, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? तांत्रिक बाबा हवन की सारी तैयारी करते हैं और जब मालती स्कूल से घर आती है तो कावेरी मालती को नहलाती और हवन में बिठा देती है। सभी लोग हवन में बैठ जाते हैं और वहाँ पर जादुई गाउन रखते हैं। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इतने में ही जादुई गाउन के अंदर से एक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तूने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, तेरी वजह से मैंने खुदकुशी कर ली। तूने मेरे परिवार वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? आज जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी गलती हो गई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम खुदकुशी कर लोगी। अगर तुम्हें मुझे कुछ करना है तो तुम मुझे कर सकती हो, बस मेरे परिवार वालों को छोड़ दो। कावेरी चुड़ैल के आगे खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल नहीं मानती। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और जादुई काले गाउन में आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगती है और छटपटाती है। देखते ही देखते चुड़ैल खत्म हो जाती है। चुड़ैल के खत्म होते ही पूरे घर में एक अजीब सी रोशनी आती है। तांत्रिक बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और सभी लोग पहले वाली सारी बातों को भूल जाते हैं और पहले की तरह कावेरी के घर में सुख शांति आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में राजू अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। वो लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। वो अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था।
राजू की पत्नी रजनी अपने पति के सभी कामों में उसकी मदद करवाया करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। तभी एक बड़ा पेड़ दोनों पति पत्नी के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण से दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये बात वैष्णवी और विशाल को पता लगती है तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद वैष्णवी अपने भाई विशाल को संभालती है और कुछ आस पड़ोस के लोगों की मदद से वो दोनों भाई बहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद से उन दोनों भाई बहनों की पढ़ाई छूट जाती है और वो दोनों भी अपने पिताजी की तरह जंगल से लकड़ियाँ काटते और उसे बाजार में बेचते, जिससे कि उनको 2 समय का खाना मिल सके। एक बार रोज की तरह वैष्णवी और विशाल जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। तभी विशाल को एक अद्भुत चमकता हुआ चिड़िया का पंख मिलता है। दीदी देखो, ये कितना चमकदार और सुनहरा चिड़िया का पंख है। हाँ भाई, ये वही पंख है जिसके बारे में लोग कहते हैं वो चिड़िया गाती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस चिड़िया को पकड़ना मुश्किल है। अच्छा, ऐसी बात है क्या दीदी? तो फिर मैं उस पंख को राजा सुरेंद्र सिंह के पास लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये पंख हमारे किसी काम का भी नहीं है। मैं राजा जी के पास ये पंख लेकर जाऊँगा तो वो मुझे इस पंख के बदले खूब सारे पैसे देंगे। मुझे तो नहीं लगता भाई कि राजा तुम्हें इसके बदले कोई इनाम देंगे। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। तुम मेरी बात मानो, राजा जी के पास मत जाओ। इसलिए तुम इस मुसीबत को यहीं पर फेंक दो और सब कुछ भूल जाओ। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? ये सुनहरा पंख हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। अब आप ज्यादा मत सोचो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, जाओ भाई तुम, पर अपना ध्यान रखना। के बाद विशाल खुशी खुशी राजा सुरेंद्र सिंह के पास चला गया और उसने सुनहरे गाने वाली पक्षी के बारे में राजा जी को बताया और राजा जी को वो सुनहरा पंख दिया। राजा जी, मुझे ये सुनहरा गाने वाली चिड़िया का पंख मिला है, इसीलिए ये पंख मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत खूब नौजवान, पर मुझे इस गाने वाली चिड़िया का एक पंख नहीं चाहिए, इसीलिए तुम जाकर उस गाने वाली सुनहरी पक्षी को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जंगली जानवरों के आगे छोड़ दूंगा। राजा जी के इतना कहते ही विशाल के तो होश उड़ जाते हैं। उसके लिए सुनहरी गाने वाली चिड़िया को पकड़ना काफी मुश्किल था। वो उदास मन से राजमहल से निकल जाता है और घर जाकर खूब रोता है। भाई को रोता हुआ देखकर वैष्णवी पूछती है, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। जब मैं राजा सुरेंद्र जी के पास गया तो राजा जी ने मुझे कहा कि उन्हें मेरा सुनहरा पंख नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें वो चिड़िया चाहिए, और अगर मैंने उनको चिड़िया लाकर नहीं दी तो वो मुझे जंगली जानवरों के आगे छोड़ देंगे। अब मैं राजा को वो सुनहरी चिड़िया कहाँ से लाकर दूं? चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम राजा जी से जाकर बोलो कि वो हमें बाजरे के दानों की 100 बोरियां दे दे, जिसे हम राजा के सबसे बड़े खेत में बिखेर सके, जिससे उनको वो सुनहरा गाने वाला पक्षी मिल जाएगा। उसके बाद विशाल राजा के पास जाता है और 100 बोरी बाजरे के दानों की मांग करता है और फिर अगले दिन राजा के कुछ सिपाही बाजरों के दानों को पूरे खेत में फैला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भाई, अब हमें उस चिड़िया के आने का इंतजार करना होगा। इसके बाद वे दोनों भाई बहन खेत में ही बैठकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। उसके बाद अचानक उन्हें एक चिड़िया दिखी। वो कोई और नहीं बल्कि वो सुनहरी गाने वाली चिड़िया थी, जो कि दाने खाने के लिए आई थी। जब वो चिड़िया गाना गाती है तो उन दोनों भाई बहनों को विश्वास हो जाता है कि वही सुनहरी चिड़िया है। जिसके बाद वे दोनों भाई बहन छुप कर के चिड़िया को देखने लगते हैं। भाई, ये वही चिड़िया है, अब जल्दी से आप जाओ और जाल लेकर आ जाओ। इसके बाद विशाल बड़ी फुर्ती से वो जाल उठाया और बिना समय गवाए उस सुनहरे गाने वाली चिड़िया को पकड़ लिया और खुशी खुशी उस चिड़िया को राजा सुरेंद्र सिंह के पास ले गया। ये लीजिए महाराज, मैं आपके कहे अनुसार उस सुनहरी गाने वाली चिड़िया को पकड़कर ले आया हूँ। अति सुंदर, मैंने इसके बारे में जितना सुना था ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं होती है। अगर तुम मेरे लिए सुनहरी चिड़िया को लेकर आ सकते हो तो तुम जरूर मेरे लिए बगीचे की सुनहरी बाल वाली रानी सिंड्रेला को भी लेकर आ सकते हो। तुम इस रानी को मेरे पास लेकर आओ, वरना सारे जंगली जानवर अभी भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। विशाल इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं एक बेजुबान पंछी को झांसा दे सकता हूँ, पर एक जीवित व्यक्ति को झांसा देना बहुत ही मुश्किल है महाराज। विशाल घर जाके ये सारी बात अपनी बहन वैष्णवी को बताता है। ये सब सुनकर वैष्णवी कहती है, भाई तुम राजा जी को जाकर कहो कि वो तुम्हें एक घोड़ा और बेहोश करने वाला गुलाब दे, जिससे कि हम उस सुनहरे बाल वाली राजकुमारी को बेहोश करके राजमहल में लेकर आ सकते हैं। विशाल राजा से जाकर घोड़े और गुलाब की मांग करता है, जिसके बाद राजा विशाल को वो सब कुछ दे देता
देता है। जिसके बाद विशाल उस गुलाब के साथ घोड़ा लेकर उस बगीचे में जाता है और फिर विशाल देखता है कि बगीचे में एक सुनहरे बाल वाली राजकुमारी टहल रही होती है, जो कि बगीचे में सुंदर सुंदर फलों की खुशबू का आनंद ले रही थी। विशाल उस राजकुमारी की तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी सुंदर राजकुमारी को नहीं देखा था। फिर विशाल हिम्मत करके गुलाब के साथ उस राजकुमारी के पास जाता है। क्या आप मेरा ये कीमती गुलाब लेना पसंद करेंगी? ये गुलाब की खुशबू यहाँ पर सभी फूलों से अच्छी है। मैं ये गुलाब आपके लिए खास पहाड़ियों से तोड़कर लेकर आया हूँ। शुक्रिया आपका, ये गुलाब तो बहुत ही सुंदर है। मुझे गुलाब बहुत ही ज्यादा पसंद है। सिंड्रेला गुलाब को स्वीकार कर लेती है और जैसे ही वो उस गुलाब को सूंघती है वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विशाल जल्दी से घोड़े पर राजकुमारी के साथ सवार होता है और उसे जल्दी से राजमहल ले आता है। राजकुमारी को महल में देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग ढोल नगाड़े बजाओ, मेरी प्यारी राजकुमारी आई है। इसके बाद राजा के सभी सिपाही खुशी के मारे ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिसे सुनकर सुनहरे बाल वाली राजकुमारी होश में आ जाती है। मैं कहाँ पर हूँ और आप सभी लोग कौन हैं? तुम अपने दूल्हे के पास हो राजकुमारी। क्या दूल्हे के पास? राजकुमारी तुम अपने दूल्हे के पास हो, मुझसे ही तुम्हारा विवाह होगा। क्या मेरा विवाह तुम्हारे साथ, वो भी मेरी बिना इजाजत के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन रानी क्यों? मैं सिर्फ अपनी माँ के द्वारा दिए हुए गाउन में ही शादी कर सकती हूँ। मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आप मेरे लिए वो गाउन लेकर आएंगे। क्या आप मुझे बता सकती हैं राजकुमारी कि आपकी माँ का वो गाउन कहाँ पर है? महाराज, मेरी माँ का दिया हुआ गाउन समुद्र के नीचे बनी गुफा के अंदर है। अगर आप वो लेकर आएंगे तो मैं आपसे शादी जरूर करूँगी। विशाल, सुन रहे हो ना तुम? मेरी होने वाली पत्नी ने क्या कहा है? जल्दी जाओ और वहाँ से जाकर राजकुमारी का गाउन लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें नदी के अंदर फेंक दूंगा। ये सुनकर विशाल हक्का बक्का रह गया और जाकर अपनी बहन को सारी बात बताई। अब बस बहुत हुआ। अब मुझे लगता है कि इस राजा को सबक सिखाने की जरूरत है। भाई, तुम मुझे अपने साथ समंदर पर ले चलो। इसके बाद वैष्णवी और विशाल दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं। मेरी प्यारी दोस्त डॉल्फिन, तुम बाहर आओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। वैष्णवी के इतना बोलते ही समुद्र में से एक बड़ी सी डॉल्फिन निकल कर आती है। हेलो मेरी दोस्त, इतने सालों के बाद मिलकर मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। बताओ क्या परेशानी है जो तुमने मुझे बुलाया? इसके बाद वैष्णवी सारी समस्याएं उस डॉल्फिन को बताती है। जिसके बाद डॉल्फिन अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेती है। जिसके बाद डॉल्फिन विशाल को एक अद्भुत पानी पीने को देती है। विशाल वो पानी पी लेता है। इसके बाद विशाल पानी में गोता लगाता है। डॉल्फिन का पीछा करते हुए विशाल समुद्र के नीचे जाता है। थोड़े समय बाद विशाल को वो गुफा मिल जाती है। उस गुफा के अंदर जाकर विशाल वो गाउन लेकर आ जाता है। वो गाउन लेकर विशाल पानी से बाहर आ जाता है। उसके बाद सभी डॉल्फिन भी विशाल के पीछे पीछे आ जाती है। आखिरकार ये गाउन मिल ही गया मेरे भाई। अब तकरीबन सब कुछ सही होने वाला है। तकरीबन क्यों? अभी हमें एक और मुसीबत का सामना करना है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी दोस्त। पर वो क्या है? उसके बाद वैष्णवी डॉल्फिन को सारी बात बताती है जिसकी उसने योजना बनाई थी। ठीक है मेरी दोस्त, हम सब तुम्हारे इस काम में जरूर मदद करेंगे। चलो फिर चलते हैं। उसके बाद विशाल उस गाउन को लेकर राजमहल में राजा के पास लेकर जाती है। राजकुमार, मैं आपके कहे अनुसार वो गाउन समुद्र से निकाल कर ले आया हूँ। शाबाश, अब राजकुमारी और मेरा विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये गाउन मैं आपको तभी दूंगा जब आप अपने बुरे बर्ताव के लिए सभी गाँव वालों से माफी मांगोगे। ये क्या कह रहे हो तुम पागल लड़के? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के आगे झुकता हूँ? पकड़ लो सभी सिपाही इसे। जैसे ही सभी सिपाही विशाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारे डॉल्फिन सिपाहियों के सामने आ जाते हैं। डॉल्फिन को देखते ही सभी सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वे सभी डॉल्फिन राजा की तरफ बढ़ते हैं। कोई बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजा भागते भागते अपनी बालकनी की तरफ आ जाता है। तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है। तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो ये सारे डॉल्फिन तुम्हें मार डालेंगे। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही दुष्ट और बेकार राजा हूँ, और ये भी कहा है कि मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा। डॉल्फिन बढ़ो राजा की तरफ और मार डालो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं गद्दी छोड़ रहा हूँ अपनी। इसके बाद विशाल राजा को काल कोठरी में बंद करवा देता है। इसके बाद सुनहरे बाल वाली राजकुमारी सिंड्रेला विशाल को धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहादुर नौजवान हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विशाल सिंड्रेला की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों को धन्यवाद करता है जिन्होंने उसकी मदद की। फिर विशाल और सिंड्रेला शादी कर लेते हैं। उस राज्य का राजा विशाल
खुशहाल बन जाता है और हंसी खुशी से उस राज्य में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।